बोल देते हैं। तो जैसा कि प्लांट्स में देखा था, प्लांट्स में किसी भी तरीके का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक। तो a system made up of nerve cells is called nervous system. The coordination in simple multicellular animals takes place through nervous system only. सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितना भी जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमको कब कौन सी एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमको मान लीजिए भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो ऐसा मतलब हम फिर खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स को अगर भूख लग रही है तो उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। मान लीजिए सनलाइट है ही नहीं या वाटर है ही नहीं, तो फिर प्लांट्स के पास वो चीज़ नहीं है कि प्लांट्स लोकोमोशन कर सकें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकें अपने खाने की तलाश में। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स कर सकते हैं कि एक जगह अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर खाना ढूंढेंगे और खाना खा लेंगे। तो ये नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन, सारी की सारी नर्व्स का कोऑर्डिनेशन कि कब हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हम क्या कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। फिर अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, बैकबोन, टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है और कंट्रोल होता है, कंट्रोल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कंट्रोल का मतलब ये है कि हमको कई चीज़ें ऐसी हैं उसमें हमको अपने जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है। नर्व्स को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने हमको आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कपड़े उतार के एकदम फेंक देंगे, गर्मी लग रही है, कपड़े मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। अगर मान लीजिए हमको बड़ी तेज़ प्रेशर आ रहा है, ठीक है, हमको टॉयलेट जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी कर देंगे, ठीक, तो उसके लिए भी हम टॉयलेट जाएंगे। तो ये सारा का सारा किस चीज़ में आएगा? ये सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम में आएगा। अब जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वही तो हमको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई अब आपको ये काम करना है, कि कहीं खाना रखा हुआ है, हमें भूख लग रही है, थोड़ी है कि खाना झपट्टा मारेंगे उसके ऊपर एनिमल्स की तरह, तो वो काम तो नहीं करना। तो उसमें ये है कि कोऑर्डिनेशन ये है कि जब हमारा माइंड हमारी मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ अब खाने की प्लेट लग गई है, अब आपको खाना खाना है, ठीक है, तो अब टॉयलेट आ गया, अब आपको टॉयलेट जाना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स से, डिफरेंशिएट करती हैं कि ये अंतर होता है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। तो अब इन्होंने कहा कि इन्हीं चीज़ों को सेंस करने के लिए हमारी बॉडी में ना कुछ सेंस ऑर्गन्स लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो आइज़ हैं, तो आंखों से हम देख लेते हैं, कई जगह अलग अलग तरीके के सिग्नल्स हैं। फॉर एग्जांपल रास्ते में अगर रेड कलर का सिग्नल है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये सिग्नल जो है ये डेंजर को इंडिकेट करता है, तो आपको रुक जाना है यहाँ पर या संभल जाना है, तो वो हम आइज से सेंस करते हैं उस चीज़ को। दूसरा है ईयर्स। ईयर्स ये है कि भाई हमको ये समझ में आ जाए, अगर कहीं पर जोर का धमाका हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ धमाका हुआ है, संभल जाना है। तो आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है। नोज़ ये है कि कहीं पर अगर कहीं आग वगैरह लग गई है, कुछ बात है, तो हमको स्मेल आ जाती है कि हाँ कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। तो ये जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद इंस्ट्रक्शन, हमारा जो माइंड है वो माइंड इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है कि अब आपको इस इवेंट में या इस जो सिचुएशन है इसमें आपको किस तरीके से एक्ट करना है। तो ये कहलाता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एनिमल्स में। तो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके के सिस्टम से होता है, एक तो नर्वस सिस्टम से भी होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम में सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आ गए, और एंडोक्राइन सिस्टम में जितना भी हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो आ गया। हार्मोनल सिस्टम आप समझते होंगे कि अगर सामने कोई खाने की चीज़ रखी हुई है तो हमारे मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। तो वो क्या है कि वो जितने भी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स का पूरा जो ग्रुप है उसी को एंडोक्राइन सिस्टम हम बोल देते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। हम कह देते हैं मुंह में पानी आ जाता है, तो H2O थोड़ी आ गया मुंह में, सलाइवा सिक्रीट हुआ है, ठीक है। वो सलाइवा इस वजह से सिक्रीट हुआ है कि भाई वो ग्लैंड्स हमारे एक्टिवेट हो गए कि हाँ खाना रखा हुआ है और भूख भी बड़ी जोरों की लग रही है, तो अब हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए है।
तो अब पहली बात करते हैं व्हाट इज़ अ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ बोले जा रहा हूँ किसी बहरे के सामने, है ना, उसको डांटे जा रहा हूँ या मैं बोलता जा रहा हूँ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, पागल है कि बेवकूफ़ है, तो कुछ कुछ कहते जा रहे हैं। अब वो हमको देखे जा रहा है कि हाँ, क्या है क्या है, अब मुझे पता नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसके जो ये सुनने वाले रिसेप्टर है ना, इनको फोनो रिसेप्टर बोलते हैं, तो उसके वो फोनो रिसेप्टर गड़बड़ है। अभी हम बोले जा रहे हैं तो उस तक तो सिग्नल नहीं पहुंच रहा ना। तो रिसेप्टर का मतलब क्या है, किसी भी सिग्नल को रिसीव करना। हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है, हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि बाहर बारिश हो रही है। तो अगर हमको दिखाई दे रहा है कि बारिश हो रही है तो हम समझ जाएंगे, रुक जाएंगे ना। तो हमको वो विजुअल सिग्नल हमको दिखाई दे गया है, वो हमने देख लिया है। तो जब हमने वो देख लिया तो हम रुक जाएंगे। अभी अगर मान लो नहीं दिखाई दे रहा है या आँख पर पट्टी बांध रखी है या कुछ वो हेलमेट टाइप की पट्टी वो जैसे फिल्म लगा कर आए थे, कुछ ऐसा आंखों पर अगर लगा रखा है, हम तो चलते चले जाएंगे, फिर कहेंगे यार तो भीग गया। ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, जो सिग्नल्स हमको मिलते हैं हमारी सराउंडिंग से, जो सिग्नल मिलते हैं या जो सराउंडिंग में जो इवेंट्स होते हैं उनसे जो हमको सिग्नल्स मिलते हैं, उनको रिसीव करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को कलेक्टिवली रिसेप्टर बोल देते हैं। ठीक है ना। ये आइज़ हो गई, ईयर्स हो गए, नोज़ हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रिसेप्टर हैं। ये सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं इधर उधर से। गर्म चाय की प्याली रखी हुई है, उसको पकड़ लिया एकदम से। अब जैसे उसको पकड़ लिया तो एकदम से झटका लगता है ना, वो जल गया हाथ एकदम से। तो वो क्या है, वो किसने सिग्नल उसको सेंस किसने करा, उसको हमारी स्किन ने सेंस करा। तो स्किन रिसेप्टर हो गया इस केस में, यानी कि वो जो चाय की प्याली है वो हॉट है, तो उसके हॉट सिग्नल को उसने रिसीव करा, तो रिसेप्टर। A receptor is a cell or a group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus or a particular type of change in the environment, such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. लाइट हो, साउंड हो, स्मेल हो, टेस्ट, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा, इन सबको सेंस करना है। रिलेटेड कर सकते हैं। हाँ, प्रेशर का ऐसा होता है कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर को भी जनरली स्किन ही सेंस कर लेती है उस चीज़ को, जो प्रेशर है। जैसे हाई प्रेशर एरियाज़ हैं, तो अगर कहीं पर ज़्यादा प्रेशर है, तो ज़्यादा प्रेशर है तो हम आराम से घूमेंगे, हमको ना गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी, हमको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी, पसीना भी नहीं आएगा। होता क्या है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली जो वाटर है, फ्लूइड जो है, 3 तरीके के फ्लूइड हैं जो बॉडी में फ्लो करते रहते हैं। ब्लड है, वाटर है, लिम्फ है, ये 3 फ्लूइड्स हैं जो बॉडी में फ्लो करते रहते हैं। अब बॉडी में अलग अलग तरीके के आयंस भी हैं, तो इसी वजह से कभी आपने देखा हो कि गर्मी है भयानक, पसीना है, पसीने की बूंद एक मुँह के अंदर अगर चली गई तो आपको लगेगा कि यार पसीना तो थोड़ा सा नमकीन होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सॉल्ट मिला रखा है भगवान ने और वो एकदम से मुँह के अंदर नमकीन पानी आ गया। वो ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सारे के सारे जो आयंस हैं, ये सारे के सारे आयंस फ्लो करते रहते हैं। तो इन आयंस का ही वो टेस्ट होता है जो हमको आ जाता है। तो जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, अब मान लीजिए हम ऐसी जगह पर चले जाएँ, ये प्रेशर की बात कर रहा हूँ, आपने एक टर्म सुना होगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपने सुना। तो अब मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, फॉर एग्जांपल लद्दाख हो गया, सियाचिन हो गया, तो वहाँ पर आर्मी मैन होते हैं, आर्मी मैन के अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं कि वो आपको पहनने होते हैं, और मेडिकल एड भी होती है। उनका ये भी ध्यान रखा जाता है कि भाई आप वहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं उनको तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज़्यादा, यानी कि ब्लड बड़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, तो वो बॉडी के अंदर कैसे रुका हुआ है, वो तो बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए था, आंखों से निकल जाए, कान से निकल जाए, नाक से निकल जाए, ये वो जगह है जहाँ से निकल सकती है कोई चीज़ बाहर निकल सकती है। स्किन से निकल जाए, स्किन से स्वेटिंग होती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है, और अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पर चले जाएँ, जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर हम हैं, तो ज़्यादा ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है अपने आप। वो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई 10th फ्लोर पर चला जाए और 10th फ्लोर पर टैप ऑन करके देखे टैप वाटर, तो वहाँ पर उतना प्रेशर नहीं आता पानी का। वहीं कोई ग्राउंड फ्लोर पर चला जाए और ग्राउंड फ्लोर पर जाकर उसको टैप वाटर चालू करके देखेगा, तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी हाइट मिल रही है, उसको उतनी हाइट मिल रही है जितनी हाइट में एक्चुअली ये ना ऐसे होता है, प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, ये आप 11th क्लास में करेंगे, एच, रो और जी। एच होता है कि उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, जिस भी चीज़ का हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब हम ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गए, पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, हम पहाड़ पर हैं, तो जब हम पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जब हम चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर की और इंसान की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है।
अब अगर हम ग्राउंड वाले एरिया में हैं तो ग्राउंड वाले एरिया में इतना गैप है, यानी कि हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है तो वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा प्रेशर डालकर रखता है। जब ज़्यादा प्रेशर डालकर रखता है तो इंसान नॉर्मली ब्रीथ भी कर लेता है, इंसान का ब्लड भी नॉर्मली फ्लो करता है। लेकिन जब हम हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया पर जाते हैं तो वो प्रेशर पड़ना कम हो जाता है। तो अगर किसी का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसका जो ब्लड है वो आँखों से, आँखें उसकी लाल हो जाएंगी। आपने देखा होगा कई बार अगर घर में जनरली ज़्यादा एज में लोगों को ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर दादा दादी घर में रहते हैं तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, तो आंखें लाल हो जाएंगी। और अगर पहाड़ी एरिया पर चले गए तो नाक से, आंखों से, इनफैक्ट कान तक से खून बाहर निकल आता है। ब्लड प्रेशर वाले जो प्रॉब्लम होती है जिस मरीज को, उसको ये बोला जाता है कि आप दवा लेकर ही फ्लाइट में जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट में भी प्रॉब्लम होती है, फ्लाइट में भी प्रॉब्लम होती है, ऑल्टीट्यूड कम हो जाता है। अगर आपने कभी महसूस करा हो तो फ्लाइट में क्या होता है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, हमारे कान बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि प्रेशर जितना पड़ना चाहिए ईयर ड्रम पर उतना पड़ नहीं पाता प्रेशर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर हैं। तो ईयर ड्रम जो है वो बाहर की तरफ थोड़े से खुल जाते हैं, हमको सुनना भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल ईयर प्लग्स आते हैं, लोग वो ईयर प्लग लगा लेते हैं ताकि हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से कट जाएँ, हमारे कान वाला जो हिस्सा है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए, इस वजह से। सर कान क्या सर बॉडी का प्रेशर रेगुलेट करते हैं? एक्चुअली क्या है कि एरिया है वहाँ पर एक पैसेज बना हुआ है, उस पैसेज जो है वो पैसेज सीधा ईयर ड्रम तक जाता है, ठीक है, ईयर ड्रम तक जाता है। तो ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, जब भी कोई बोलता है तो ईयर ड्रम पर वो साउंड टकराती है, वो वाइब्रेट करता है, वो फिर हमको साउंड सुनाई देती है। तो अब वो प्रेशर रेगुलेट नहीं करेगा, वो प्रेशर रेगुलेट नहीं करेगा, लेकिन इतना है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो फिर वो कोई भी मेम्ब्रेन है तो वो अंदर की तरफ दब सकता है या बाहर की तरफ निकल सकता है। तो वो जो ईयर ड्रम है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कान बंद हो गए हैं। अंदर की तरफ मुड़ जाना है तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसा होता है कि जब प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो थोड़े अंदर को उतर जाएंगे, और जब हम हाइट पर जाएंगे तो वो प्रेशर पड़ेगा नहीं उतना, तो वो थोड़े से बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला फंडा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे पहुंचते हैं। तो ये सारे के सारे स्टिमुलस हैं। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को स्टिमुलेट कर दे, यानी कि उसको भड़का दे, उसको बढ़ावा दे दे, उस चीज़ को बढ़ावा दे दे। तो जैसे देखिए टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट, दे आर प्रेजेंट इन आइज। फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो कहाँ पर होंगे, हमारी आंखों में मौजूद होंगे, ठीक है। तो हमारी आंखें ही रोशनी कम है या ज़्यादा है उसको डिटेक्ट कर पाती है, उसको सेंस कर पाती है। नेक्स्ट देखेंगे फोनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट साउंड, दे आर प्रेजेंट इन अवर ईयर्स। ये इन नियर ईयर्स लिखा है, नियर नहीं है, इन अवर ईयर्स है। तो फोनो रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे कानों में मौजूद हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को सुनते हैं। थर्ड है ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो ओल फैक्ट्री हमें पता है, ओल फैक्ट्री एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। तो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, दे आर प्रेजेंट इन नोज। तो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, तो वो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, दे आर प्रेजेंट इन टंग। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है, उसको टंग जो है वो डिटेक्ट करती है। थर्मो रिसेप्टर्स मतलब कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, वो उसको डिटेक्ट करती है हमारी स्किन, दे आर प्रेजेंट इन आवर स्किन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड सेंड द मैसेज conveyed by them to the spinal cord and brain in the form of electrical impulses through the sensory nerves। तो क्या होता है कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ही सारे सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर बॉडी के हर एक पार्ट को अलग अलग भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा व्हाट इज़ एन इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? An effector is a part of the body which can respond to a stimulus according to the instructions sent from the nervous system, spinal cord and brain. The effectors are mainly the muscles and glands of our body। तो इफेक्टर क्या होता है कि जो आपने सिग्नल रिसीव करने के बाद में आपने एक्शन क्या लिया। जैसे मान लीजिए हमको सिग्नल रिसीव क्या होता है कि बहुत तेज धूप निकल रही है, ठीक है, हालांकि मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, है ना, चलिए फिर भी मान लेते हैं कि बहुत तेज़ धूप निकल रही है। तो बहुत तेज़ धूप में हमारा जो प्यूपिल है ना, जो आंखों का प्यूपिल है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। वो इस वजह से श्रिंक हो जाता है क्योंकि वो उतनी लाइट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आइज़ ने क्या करा, आइज़ ने डिटेक्ट करा कि लाइट की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, और फिर क्या हुआ, वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचा। फिर ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई प्यूपिल
तुम अपना साइज़ थोड़ा कम कर लो, नहीं तो डैमेज हो सकते हो। तो फिर उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है और वो प्यूपिल अपने आप ही आँखें हमारी श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इफेक्टर है। अगर हमने कोई गर्म बर्तन छू लिया है तो हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन वो माइंड तक सिग्नल पहुंचता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है गर्म है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर क्या होता है कि वो मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो मसल्स अपने आप ही, हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद अगला देखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस में देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ह्यूमंस। तो 2 तरीके के होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में। एक तो नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि सारे हार्मोन्स का सिस्टम, इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं, हार्मोनल सिस्टम। पेज नंबर 18 पर आ जाइए। इन ह्यूमन बींग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर to control and coordinate all our activities such as our physical actions, our thinking processes and our emotional behavior। तो ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये साथ में काम करता है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल आवर एक्टिविटीज़, सारी की सारी एक्टिविटीज़, चाहे हमारे इमोशनल बिहेवियर हो, चाहे हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस हों, चाहे फिजिकल एक्शंस हों, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर करते हैं इस काम को। अच्छा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। तो नर्वस सिस्टम सारे के सारे बाकी के जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको सबको साथ में लेकर चलने का काम करता है। उसके बाद देखिए द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम पूरे की पूरी ह्यूमन बॉडी की या किसी एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, उसको हम सेल बोल देते हैं। तो ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है, उसको बोल देते हैं न्यूरॉन। The units which make up the nervous system are called nerve cells or neurons. So neuron is the structural and functional unit of the nervous system. We can now say that nervous system is made up of special cells called neurons. Neuron is the largest cell in the body which looks like an electric wire. तो जो न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिक वायर के जैसा लगता है, ठीक है। इसका डायग्राम समझाने की कोशिश करूँ, बताइए। डायग्राम देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है इसमें पेज नंबर 18 में, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे लंबी आपको बीच में इसमें ट्यूब नज़र आ रही है, वो जो लंबी ट्यूब है उसको एक्सॉन बोल देते हैं। उसमें बीच बीच में आपको थोड़ी सी पैडिंग नज़र आ रही है, जैसे उसकी कवरिंग कर रखी हो, तो उसको बोल देते हैं माइलिन शीथ फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। और फिगर में राइट साइड में आपको नर्व एंडिंग्स दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। ये है, ठीक है। ये फिगर मैं बना नहीं रहा हूँ, आगे चलता हूँ, पेज नंबर 19 पर आ रहे हैं। और न्यूरॉन और नर्व सेल हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक न्यूरॉन या नर्व सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेल बॉडी, सेकंड है डेंड्राइट और थर्ड है एक्सॉन। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। A number of long and thin fibers are stretching out from the cell body of a neuron. They are called nerve fibers. तो बहुत सारे लंबे और पतले फाइबर्स जो हैं वो सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी में से बाहर निकल रहे होते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम नर्व फाइबर्स बोल देते हैं। अब जो नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स भी 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। नर्व फाइबर्स को किस तरह से स्प्लिट करा गया देखिए, ये है द शॉर्टर फाइबर। द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। द शॉर्टर फाइबर, जो सबसे पतला फाइबर है, उसको आप फिगर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है उसमें आप देखेंगे डेंड्राइट्स, जो बिल्कुल पतले पतले फाइबर्स निकले हुए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी प्लांट के रूट्स हों, तो रूट्स में से जैसे सिलिया निकलता है ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसा होता है वो तो डेंड्राइट हो गया। फिर दूसरा है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, जो बीच में से सबसे लंबी जो ट्यूब जा रही है, उसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। थर्ड है द एक्सॉन हैज़ एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीथ और कवर ऑफ माइलिन अराउंड इट। माइलिन इज मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग शीथ लगी रहती है, वो फैट और प्रोटीन की बनी रहती है। उसको हम बोल देते हैं इंसुलेटिंग, इसको माइलिन शीथ ही बोलते हैं, बस इसको माइलिन शीथ ही बोलते हैं, उसकी बनी हुई है। माइलिन इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पेज नंबर 19 पर ये क्वेश्चन दे रखा है। हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी करवा रहा हूँ, आप 1 मिनट रुकिए बस।
चलिए जी, अब देखिएगा हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन, हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम। तो आंसर देखिए पहला है, मतलब आंसर में इसको ना अलग अलग पॉइंट्स बनाकर दे रखा है। द मैसेजेस विच द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन द नर्वस सिस्टम आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और वो किस फॉर्म में होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में होते हैं। अगला देखिएगा, द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। जो डेंड्राइट्स हैं वो इन इम्पल्सेस को पिकअप करते हैं, इन इम्पल्सेस को पिकअप करते हैं और रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर वही हैं, 4 तरीके के रिसेप्टर हैं। फोनो रिसेप्टर जो कान में मौजूद हैं, फोटो रिसेप्टर जो आइज़ में मौजूद हैं, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो टंग में मौजूद हैं। तो डेंड्राइट्स जो हैं वो रिसेप्टर्स से मैसेजेस को पिकअप करते हैं और पिकअप करने के बाद में उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के तौर पर ट्रांसमिट करते हैं। फिर है दे पास द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन। वो उन इम्पल्सेस को सेल बॉडी और एक्सॉन के अलोंग ट्रांसमिट करते हैं। देखिए जो ये इसका डायग्राम है, जैसे ये ठीक है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस दे रखा है और इधर ये इसका ये लंबा सा जो ट्यूब दे रखा है इसको हमने एक्सॉन बोल दिया। तो इसके ऊपर ऐसे माइलिन शीट लगी हुई है
और जो लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर है इसको हम एक्सॉन बोल देते हैं, ये एक्सॉन होता है। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ना, जैसे यहाँ से ये निकल रहे हैं, ये डेंड्राइट्स जो हैं, ये डेंड्राइट्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये जितने भी सिग्नल्स हैं, ये जितने भी रिसेप्टर्स से सिग्नल्स मिलते हैं, ये सारे उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के थ्रू होते हुए, ये एक्सॉन के थ्रू होते हुए ये आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये है कि हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो तीसरा पॉइंट अभी हमने देखा था। चौथा पॉइंट है द एक्सॉन passes the impulse or message to another neuron through a junction or gap called synapse। अब ये कि नई चीज़ आ रही है कि एक जंक्शन होता है जिसको हम सिनेप्स बोल देते हैं। वो सिनेप्स क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ये वाला जो इसका पोर्शन है जिसको हम नर्व एंडिंग्स बोलते हैं, तो ये नर्व एंडिंग्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक वायर है, और जो इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर के मान लीजिए 2-3 टर्मिनल्स निकले हुए हैं। ठीक है, 2 ही होते हैं टर्मिनल। तो वो जो 2 टर्मिनल्स निकले हुए हैं, वो 2 टर्मिनल अगले किसी वायर के टर्मिनल से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसे ही उसको अगले वायर से ज्वाइन करेंगे, अगले वायर से ज्वाइन करेंगे, तो वायर 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 जुड़ते जुड़ते बहुत लंबे वायर हो जाता है। तो इसी तरीके से एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, तो ये बहुत लंबे लंबे, मतलब बहुत ही लंबी एक चेन बन जाती है इनकी न्यूरॉन्स की। नर्व एंडिंग में दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पे जुड़ेगा ना, मतलब डेंड्राइट्स से जुड़ते हुए एक नर्व से, मैं बता रहा हूँ, रुको। डेंड्राइट तो सिर्फ रिसेप्टर से कनेक्ट होगा, उसके बाद ये वाला जो नर्व एंडिंग है ये भी दूसरे के नर्व एंडिंग से जुड़ेगा, लेकिन बीच में गैप होता है। वो जो बीच में जो गैप होता है वो सिनेप्स होता है। मैं आता हूँ इस पर। बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। तो पहले सिनेप्स के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, एनी टू न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम डू नॉट जॉइन टू वन अनदर कम्प्लीटली। ये पूरी तरीके से एक दूसरे से पूरी तरीके से नहीं जुड़ते हैं, इनके बीच में गैप रहता है। देयर इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स वेयर दे जॉइन विच इज कॉल्ड सिनेप्स। तो दोनों के बीच में एक गैप होता है। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक्सॉन है, तो अगले पेज पर अगर आप आ जाएं, पेज नंबर 20 पर, तो पेज नंबर 20 पर क्या है कि यहाँ पर एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ये इस तरह से दे रखा है। देखिएगा, ये एक्सॉन है, एक्सॉन का एंड पॉइंट यानी कि नर्व एंडिंग वाला हिस्सा दिखा रखा है, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, मतलब बड़ा करके, एनलार्ज करके दिखा रखा है। अब यहाँ से तो एक्सॉन आया, एक्सॉन के थ्रू सिग्नल आया। अब वो जो सिग्नल है वो सिग्नल इस फॉर्म में होता है। ये हमारा जो सिग्नल है ये इस फॉर्म में होता है। अब ये जो है ये धीरे धीरे सिग्नल आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो ये सीधा सीधा किसी के भी डेंड्राइट से कनेक्ट नहीं होगा, बीच में एक गैप होगा। वो जो गैप है उस गैप को ही हम सिनेप्स बोल देते हैं। जो बीच का गैप है, आप देखेंगे जो डायग्राम दे भी रखा है नोट्स में, उसमें यही है, बीच का जो गैप है ये सिनेप्स है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से इस गैप के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और ट्रांसमिट होकर फिर ये अगला जो न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट है वो इसको कैच करता है और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता है। फिर अगला न्यूरॉन कनेक्ट होता है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो बीच में गैप रहता है सिनेप्स। तो वो चीज़ देखिएगा कि द नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड ओवर दिस स्मॉल गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। तो ये जो सब्सटेंस है ना, ये जो छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है, ये जो सब्सटेंस है इसको न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस बोल देते हैं। तो ये सिनेप्स के थ्रू यहाँ पर आगे बढ़ जाता है। अब ये जो सिनेप्स है,
सिनप्स ना एक वन वे वॉल्व की तरह बिहेव करता है। वन वे वॉल्व की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा हम बिल्डिंग में है और बिल्डिंग में ना ऊपर एक टंकी रखी हुई है, तो उस टंकी में से पानी आ रहा है नीचे, ठीक है। तो हमने टैप ऑन करा, तो पानी नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमने टैप को ऑफ कर दिया, तो टैप ऑफ करने का मतलब ये थोड़ी है कि पानी अब वापस ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर फव्वारा खुल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर फाउंटेन खुल गया, बिखर गया, अरे नहीं भाई नहीं, बाथरूम में जाओ नहाना शुरू करो, नहीं तो पानी फैल जाएगा सारे में, ऐसा तो नहीं है। वो वन वे वॉल्व भी है। वन वे वॉल्व समझ गए कि पानी नीचे की तरफ ही आएगा, पानी वापस ऊपर नहीं जाएगा कि तुमने इशारा करा चल भाई ऊपर चल, ऊपर तो नहीं आने वाला है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो सिग्नल हमारा जो ये जो एक्सॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो सिग्नल रिसीव करेंगे, वो सिग्नल रिसीव करने के बाद में फिर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे आगे। ये नहीं है कि फिर वो वापस भी चले जाएं वहाँ से, कि कान जो है वो सुनने का ही काम करेंगे, सुनाने का काम नहीं करेंगे कि अभी तो मैंने सुन लिया, अब मेरा नंबर आया सुनाने का, अब मैं सुनाऊंगा। तो कोई कान से तो बोलता नहीं है ना, मुँह से ही बोलते हैं, मुँह से कोई सुनता भी नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ है, तो वन वे वॉल्व। अब सुनिए, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया? ये स्कूल में भी हुआ होगा कई बार ऐसा कि करे कोई कुछ भी, लेकिन बुला लिया जाता होगा तुम्हें। अच्छा, ठीक है। वैसे टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इससे सीखे, मतलब बिल्कुल इस टाइम भी ना ध्यान सारा का सारा नोट्स में है, मोबाइल फ़ोन में सिर्फ नोट्स ही देख रहे हैं और कहीं कुछ नहीं कर रहा। दूसरी तो कोई विंडो भी खुली भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ाई में हमेशा हाँ इतना ज़्यादा पढ़ाकू। हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे हार्ड कॉपियाँ रखी हुई है तो फ़ोन का क्या काम नहीं? हाँ क्या ये जो है, जब से इसने हेलमेट पहनी है ना, दिमाग पर कुछ असर हो गया। चलिए जी, वो कुछ मैजिकल हेलमेट तो नहीं है वो? था क्या वो उस दिन? मफलर था, एक पूरी टोपी थी, वो मंकी कैप जिसमें सिर्फ आंखें दिख रही नहीं नहीं सर, वो जो टेनिस वाला बैंड था, जो बाल नीचे रोकने के लिए होता है। वो भी था। वो याद था, मास्क था, मफलर था, सब मतलब कुल मिलाकर बस आंखें नजर आ रही थी। तो ये क्या जबरदस्ती घर में मम्मी ने भेजा होगा सबके, बेटा कपड़े उपड़े पहनने ढंग से, तब इसने दिखाया होगा कि देखो आज मैं कपड़े पहन कर दिखाता हूँ आपको। चलिए जी देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स। वन वे वॉल्व्स की तरह वो कैसे बिहेव करते हैं, तो देखिएगा, सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स बिकॉज द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द गैप। केमिकल सब्सटेंस जो है वो गैप के सिर्फ एक साइड ही प्रेजेंट रहता है, दूसरी साइड प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द गैप। ड्यू टू दिस द नर्व impulses or messages through a particular set of neurons can go across only from one side which contains the chemical substance. In this way, synapses ensure that nerve impulses travel in only one direction through a particular set of neurons. That is, they act like one-way valves. तो जो वो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो सिनेप्स के सिर्फ एक तरफ ही मौजूद होता है, दूसरी तरफ मौजूद होता ही नहीं है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि ये सिनेप्स है तो इसके इस तरफ मौजूद है, इस तरफ मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो इस तरफ भी मौजूद होता तब तो चांसेस थे कि भाई वो इधर को भी आ सकता है, लेकिन वो एक ही तरफ मौजूद है तो भाई फिर उसी तरफ जाएगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वहीं जाएगा। तो इसलिए उसको बोलेंगे वन वे वॉल्व की तरह ही वो बिहेव करता है। तो ये जो पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है, इसमें चाहे कोई और चीज़ आप भूल जाएं, बस इसमें ये जरूर लिखना कि वो वन वे वॉल्व की तरह इस वजह से बिहेव करता है क्योंकि वो सिनेप्स के सिर्फ एक तरफ ही मौजूद होता है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, जिसको केमिकल सब्सटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, कि वो उसके सिनेप्स के सिर्फ एक तरफ ही मौजूद होता है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं होता। चलिए जी, इसके बाद पेज नंबर 21 पर आते हैं। पेज नंबर 21 पर है द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी लाइक क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्करल नर्व्स। तो ये तीन तरीके की नर्व्स हैं। इन तीन तरीके की नर्व्स को
जो मतलब ये 3 तरीके की नर्व्स जो हैं ये सारी की सारी किस्में होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कैटेगरी में आती हैं। तो आगे ये टेबल आपको बनाकर दे रखी है, एक ट्री दे रखा है बनाकर, सॉरी। नर्वस सिस्टम 2 तरीके का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ऑटोमेटिकली काम करने का मतलब जैसे हार्ट है, तो हार्ट को कभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता कि आपको अब बीट करना है या अब आपको बीट नहीं करना है, तो वो बीट ही करता रहता है, तो वो ऑटोनॉमिक हो गया। फिर है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी मतलब आप कोई एक्शन वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं, अपनी इच्छा से कोई एक्शन करना चाह रहे हैं, तो अपनी इच्छा से करने वाले एक्शन जैसे ये है कि इधर कोई बुक रखी है, मैं उस बुक को उठा रहा हूँ, ठीक है, और पॉकेट में मोबाइल रखा है तो बार बार हाथ पॉकेट में चला जाता है, मोबाइल बाहर, अभी भी बाहर ही होगा, अच्छा चलो ठीक है ना। तो ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आ गया कि वॉलंटरीली हम अगर कोई एक्शन करते हैं। तो अब देखिएगा द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पहले पेरिफेरल के बारे में देखें। All the nerves of the body together make up the peripheral nervous system (PNS). जितनी भी nerves हैं वो सारी की सारी मिलकर peripheral nervous system बनाती हैं, उसको हम PNS बोल देते हैं। They all enter or leave the central nervous system, and the 3 types of nerves which make up the peripheral nervous system are spinal nerves, cranial nerves and visceral nerves। ठीक है, ये अभी सेंसरी मोटर रीनल डायरेक्ट मैं भी बताऊंगा। देखिए अब जो ये नर्व्स हैं इसमें 3 तरीके की नर्व्स हैं, स्पाइनल, क्रेनियल और विस्करल, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, वही शांत बैठे हुए हैं सब, ठीक है, चलिए भी ठीक है। अच्छा, तो स्पाइनल नर्व्स देखते हैं सबसे पहले। These nerves arise from the spinal cord. These nerves arise from the spinal cord along most of the length of the spinal cord and spread throughout the body except the head. They all carry both sensory and motor neurons and are described as mixed nerves. तो स्पाइनल नर्व जो हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं एक्सेप्ट द हेड। हेड तक नहीं जाती हैं स्पाइनल नर्व्स। और जो ये स्पाइनल नर्व्स हैं इसमें सेंसरी और मोटर दोनों तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स पर आ जाओ। दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। ये नर्व्स जो हैं ये ब्रेन से स्टार्ट होती हैं और पूरे हेड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो स्पाइनल नर्व्स पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में तो हुई लेकिन हेड तक नहीं पहुंची। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हेड से ही स्टार्ट होती हैं और ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दे ऑल्सो कैरी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो उसमें भी सेंसरी और मोटर दोनों तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। फिर आ जाइए विस्करल नर्व्स पर। तो जो विस्करल नर्व्स हैं इसमें क्या है, दीज नर्व्स आर स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स which mostly arise from the spinal cord though some also arise from the brain। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो हैं वो तो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं और चालू होती हैं और बाकी जो कुछ हैं वो ब्रेन में से निकलकर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सब जगह। They are connected to the internal organs of the body and also carry both sensory and motor neurons। वो जो हैं they are connected to the internal organs of the body। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी जुड़ी होती हैं एंड वो भी मोटर और सेंसरी दोनों तरीके के न्यूरॉन्स को कैरी करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क मालूम है? यस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि वो वाला हमारा एक्शन कि जैसे कि अचानक से कोई रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, हम स्कूटर चला रहे हैं तो हमने एकदम से ब्रेक लगा लिया। तो माइंड इतने में समझेगा, इतने में इंस्ट्रक्शन देगा कि मसल्स को कि भाई ब्रेक का जो लीवर है उसको प्रेस करना है, दबाना है ना, तब तक पता चला स्कूटर गड्ढे में गिर गया। तो ये काम इतना फास्ट होता है कि हमको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो इतनी फास्ट जाती है कि हम इनवॉलंटरीली उस काम को कर देते हैं कि कोई भी ऑब्स्टेकल आया तो हम एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद देखिएगा और जो रास्ता होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल नर्व्स होती हैं वो जो रास्ता अपनाती हैं रिफ्लेक्स एक्शन को अचीव करने के लिए उसको रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। देखिए क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। नर्वस सिस्टम में जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं।
This is a rapid automatic response to a stimulus which is not under the voluntary control of the brain. ये ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है. अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो हम ना चाहते हुए भी एकदम से ब्रेक लगा ही बैठेंगे. ठीक है. अगर कोई हमारी तरफ कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उछाल देगा तो हम ना चाहते हुए भी अपना हाथ जो है चेहरे के आगे लगा लेंगे. It is described as an involuntary action. Thus, reflex action is one which we perform automatically. Reflex action हम automatically perform कर देते हैं. So, moving away our hand on touching a hot plate is an example of reflex action. The pathway or route taken by nerve impulses is a reflex action. Is called the reflex arc. ठीक है. अच्छा, ये जो डायग्राम है ना अजीब सा, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये पतला सा हाथ तो दिखाई दे गया होगा, इस तरफ हाथ है. ठीक है. और ये जो ऊपर जो ये चौड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है कि ये इधर वाला हिस्सा है, ये इधर वाला हिस्सा है, ये कंधे से जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है हाथ, है ना. तो ये वाला हिस्सा है. ठीक. इतना करिए जी. इसके बाद आपका थोड़ा सा बचता है ये चैप्टर ब्रेन वाला सिस्टम. ब्रेन वाला पोर्शन है, इसमें हॉर्मोन्स वाला है, एंडोक्राइन सिस्टम. एक क्लास और लगेगी कंप्लीट हो. सर कल के बाद कब मतलब हाँ, क्या बोल रहे हो? सर कल के बाद आप कब लोगे? अच्छा, टेस्ट कल नहीं दे पाओगे क्या? सर कल के बाद कौन सी